आज के इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में। अभी हाल ही में क्या हुआ है, गुजरात सरकार के द्वारा 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। ये 11 दोषी जो थे उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। क्या दोष था इनका? 3 महिलाओं का गैंग रेप और 7 व्यक्तियों की हत्या के आरोपी, इन लोगों को जो है रिहा कर दिया गया है। अब इसी के बारे में एडिटोरियल का कहना है और बिल्कुल ठीक एडिटोरियल ने इस बात को लिखा है कि ये बहुत ही दुखद है ऐसा किया जाना। रेमिशन विदाउट रिफॉर्म। रेमिशन का मतलब होता है किसी की सज़ा जो है उसे रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। और रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, कि बिना सुधार के सज़ा को रद्द कर देना, सज़ा को समाप्त कर देना। यानी कि ये जो दोषी थे इनमें किसी तरह का आपको जो है कोई एक लीगल आधार नहीं है कि भाई हाँ इनमें सुधार हुआ है, और इसके बावजूद उनको जो है रिहा कर दिया गया। प्री मैच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स मस्ट बी डन। प्री मैच्योर का मतलब होता है समय के पहले, रिलीज रिहाई, ऑफ प्रिजनर्स कैदियों की समय के पहले अगर रिहाई की जाती है तो वो कब की जानी चाहिए? मस्ट बी डन विथ डिस्क्रेशन। देखो, डिस्क्रेशन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा समझदारी, आपका जो केयरफुल बिहेवियर है ना उसको बोलते हैं डिस्क्रेशन। विजडम का मतलब हुआ विवेक, बुद्धिमानी, है ना। तो कैदियों की जो समय के पहले रिहाई की जाती है वो बहुत ही विवेक और बहुत ही समझदारी से की जानी चाहिए। द रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट्स, 11 दोषियों की रिहाई। सेंटेंस्ड टू लाइफ। सेंटेंस टू लाइफ का मतलब होता है कि भाई किसी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना। लाइफ, सेंटेंस टू लाइफ का मतलब है उम्र कैद। फॉर, अब ये जो 11 दोषी हैं इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। किस बात के लिए? क्या अपराध था इनका? हैनस। हैनस का मतलब होता है बहुत ही घृणित, बहुत ही जघन्य। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बुरी ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ही ज़्यादा मानवता को शर्मसार कर देने वाली जो घटना होती है ना, उसको हम बोलते हैं हैनस क्राइम। तो फॉर द हैनस मर्डर ऑफ 7 पीपल, तो ये जो 11 दोषी थे जिनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, किस बात के लिए, क्या था इनका दोष? कि इन्होंने 7 लोगों का मर्डर किया। और किस बात के दोषी थे ये? एंड द गैंगरेप ऑफ 3 वीमेन, 3 महिलाओं का गैंगरेप किया। किस दौरान? ड्यूरिंग का मतलब है दौरान। द गुजरात कम्युनल पोग्राम। पोग्राम का मतलब होता है नरसंहार, किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या जाति के लोगों को व्यापक रूप से ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं पोग्राम। पोग्राम ऑफ 2002। कम्युनल का मतलब है सांप्रदायिक, कि गुजरात 2002 के गुजरात के सांप्रदायिक दंगों के दौरान 7 लोगों की जघन्य हत्या और 3 महिलाओं के सामूहिक बलात्कार के लिए 11 दोषी, है ना, ये 11 दोषी, ये अपराध था इनका। और इनकी अभी हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा रिहाई कर दी गई। तो ये जो रिहाई है, यहाँ पे ये जो इज़ आया है ना, ये इज़ आया है रिलीज़ के लिए। इनकी जो रिहाई है इज़ अ क्वेश्चनेबल डिसीजन बाय द स्टेट। तो राज्य के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है इनकी रिहाई का, ये डिसीजन जो है, यह डिसीजन जो है ना, यह एक क्वेश्चनेबल डिसीजन है। यानी कि यह एक संदिग्ध डिसीजन है, इस पर सवाल किया जा सकता है, इस तरह का यह डिसीजन है। आगे देखते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, प्रथम दृष्टया, यानी कि अगर पहली नज़र हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है, ऊपरी तौर पे ऐसा दिखाई देता है, प्रथम दृष्टया ऐसा दिखाई देता है। इट ऑल्सो अपीयर्स टू बी इलीगल, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा ये जो काम किया गया है 11 दोषियों को रिहा कर देना, प्रथम दृष्टया ये गैर कानूनी भी दिखाई देता है। क्यों? वो इसलिए एज देयर टर्म्स, टर्म्स का मतलब है अवधि, कि भाई जैसे कितने टाइम पीरियड के लिए किसी को सज़ा दी गई है ना, तो उसको बोलेंगे टर्म। देयर टर्म्स सीम का मतलब है प्रतीत होना। टू हैव बीन रेमिटेड, देखो इस स्ट्रक्चर को देखना, टू
हैव प्लस बीन प्लस रेमिटेड, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म है, टू हैव बीन रेमिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी सज़ा की जो अवधि है उसे कैंसल कर दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है। यानी कि उनकी सज़ा की अवधि ऐसा प्रतीत होता है कम कर दी गई है या समाप्त कर दी गई है, विदाउट द रिक्वायर्ड कंसल्टेशन का मतलब है परामर्श विथ द यूनियन गवर्नमेंट। देखो इस तरह के जो केस होते हैं, यानी कि कैदियों को जो रिहाई देना है, इसके संबंध में क्या प्रावधान है कि भाई राज्य सरकार क्या करे, केंद्र सरकार से भी इसके बारे में जो है कंसल्टेशन करे। और यहाँ कंसल्टेशन का मतलब होता है एक तरीके से कि केंद्र सरकार भी उस चीज़ को अपनी मंजूरी दे। हाँ, कि भाई केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है कैदियों को रिहा करने का, उस डिसीजन को मंजूरी दे। तो ऐसा यहाँ नहीं किया गया। तो प्रथम दृष्टया ये जो मामला है ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ये गैर कानूनी भी है। क्यों? क्योंकि ये जो दोषी थे उन दोषियों की सज़ा को जो है समाप्त कर दिया गया विदाउट द रिक्वायर्ड का मतलब है जिस चीज़ की ज़रूरत थी, है ना, कि भाई ये आवश्यक था, आवश्यक परामर्श जो कि केंद्र सरकार के साथ किया जाना था इस संबंध में, वो नहीं किया गया। इट डिफाइज लॉजिक। देखो डिफाई का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ के विरोध में जाना, है ना, भाई किसी चीज़ के डिफाई लॉजिक अगर हम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि भाई ये जो है लॉजिक के अगेंस्ट जाती है बात। इट डिफाइज लॉजिक दैट दोज कन्विक्टेड फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द रेप ऑफ 3 वीमेन, कि ये बात लॉजिक के खिलाफ जाती है। यानी कि आप इस बात को जो है लॉजिकल नहीं ठहरा सकते कि वे व्यक्ति जिनको कि दोषी ठहराया गया था किस बात के लिए, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द रेप ऑफ 3 वीमेन, कि वे व्यक्ति जो कि 3 महिलाओं के बलात्कार में सीधे शामिल थे। द मर्डर, और किन किन चीज़ों में शामिल थे कि भाई एक तो 3 महिलाओं का गैंगरेप किया इन लोगों ने, द मर्डर ऑफ अ 3 ईयर ओल्ड एंड 6 अदर्स कैन बी कंसिडर्ड। इसके अलावा ये लोग हत्या के दोषी थे, और हत्या में किन किन लोगों की हत्या की गई, 7 लोगों की हत्या की गई, जिसमें एक तो 3 साल का बच्चा था, है ना, बच्चा या बच्ची जो है, मर्डर ऑफ अ 3 ईयर ओल्ड, कि एक 3 साल का बच्चा था। इसके अलावा 6 अदर्स, इसके अलावा 6 अन्य व्यक्ति थे। तो इनकी हत्याएं की गई, 7 लोगों की हत्याएं की गई, जिसमें एक 3 वर्षीय शिशु भी शामिल है, साथ ही साथ 3 महिलाओं का गैंगरेप किया गया। तो क्या ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कैन बी कंसिडर्ड, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, कैन बी कंसिडर्ड कैंडिडेट्स फॉर प्री मैच्योर रिलीज अंडर एनी रेमिशन पॉलिसी। अंडर का मतलब है के तहत, और रेमिशन पॉलिसी का मतलब हुआ कि भाई कोई भी आपकी नीति, है ना, कोई भी आपकी ऐसी पॉलिसी, रेमिशन का मतलब है कि वही कि भाई आप क्या करते हो, रेमिशन के तहत आप जो है सज़ा को समाप्त कर देते हो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या किसी भी रेमिशन पॉलिसी के अंतर्गत समय से पूर्व ऐसे व्यक्तियों की रिहाई पर विचार किया जा सकता है जो कि 7 लोगों की हत्याओं के दोषी हैं और 3 महिलाओं के गैंगरेप के दोषी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना। तो यहाँ पर एडिटोरियल साफ साफ कहता है कि भाई ये बात जो है लॉजिक से बाहर जाती है, लॉजिक के अगेंस्ट जाती है कि ऐसे व्यक्तियों पर हम विचार भी करें। वन ऑफ द कन्विक्ट्स हैड ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन मे, कि जो दोषी हैं उनमें से एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर प्राप्त किया था मई मंथ में, अंडर विच गुजरात, और इस ऑर्डर के तहत, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया था, और इस ऑर्डर के तहत जो गुजरात राज्य है, द स्टेट इन विच द क्राइम अकर्ड, और ये जो घटना हुई पूरी की पूरी घटना, ये कहाँ हुई घटना, ये घटना घटित हुई गुजरात में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, उस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात वाज हेल्ड टू बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कंसिडर हिज
प्रीमेच्योर रिलीज। तो प्रीमेच्योर रिलीज का मतलब हुआ समय पूर्व रिहाई। तो जो दोषी हैं इस मामले में, उनमें से एक दोषी ने क्या किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी रिक्वेस्ट डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई गुजरात जो राज्य है वह गुजरात वाज हेल्ड टू बी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि भाई गुजरात जो है अप्रोप्रिएट राज्य है, वह राज्य जो है समय पूर्व रिहाई पर विचार कर सकता है, यानी कि इस बात का जो फैसला है वह गुजरात ही ले सकता है। द कोर्ट हैड आस्क्ड द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गुजरात राज्य से इस बात को पूछा गया था टू डिसाइड द एप्लीकेशन, कि ये जो प्रीमेच्योर रिलीज की एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन पर अपना फैसला दे अंडर इट्स 1992 रेमिशन पॉलिसी। देखो सुप्रीम कोर्ट की 1992 की जो रिहाई की नीति है उसके अंतर्गत जो भी बिंदु रखे गए हैं, है ना, जो भी बातें 1992 की रेमिशन पॉलिसी के तहत कही गई है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए गुजरात जो है डिसाइड करे कि हाँ इनका प्रीमेच्योर रिलीज उचित है या नहीं। अब ये जो 1992 की रेमिशन पॉलिसी है, एज का प्रयोग हम करते हैं बिकॉज के सेंस में। एज इट वाज द रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक होना। एज इट वाज रिलेवेंट वन, यहाँ वन आया है पॉलिसी के लिए, एज इट वाज द रिलेवेंट वन ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन इन 2008। कन्विक्शन का मतलब है किसी की दोष सिद्धि, यानी कि कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसको हम कहेंगे कि भाई इसका ये जो है कन्विक्ट है ना। डेट ऑफ कन्विक्शन इन 2008। तो 2018 में जब इन व्यक्तियों को दोषी पाया गया, उस समय जो रिलेवेंट पॉलिसी थी वो कौन सी पॉलिसी थी? 1992 की रेमिशन पॉलिसी। तो इसी पॉलिसी के तहत ये जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है प्रीमेच्योर रिलीज़ के लिए, तो उनकी जो एप्लीकेशन है उस पर विचार 1992 की रेमिशन पॉलिसी के तहत किया जाए। हाउएवर, हालांकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट दिस एज अ वेवर। वेवर का मतलब क्या होता है? भाई माफ़ी दे देना, किसी चीज़ को माफ़ कर देना। वेवर ऑफ द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 435 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कि भाई ये जो दंड संहिता की धारा, दंड संहिता की धारा 435 की अगर हम बात करें तो इसके तहत इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट दिस एज अ वेवर, कि भाई ये जो एप्लीकेशन है प्रीमेच्योर रिलीज़ की, इनको हम माफ़ी के लिए जो है कंसीडर कर सकते हैं। ये डिफ़िकल्ट है इनको माफ़ी के लिए कंसीडर कर पाना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट दिस एज अ वेवर ऑफ द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 435 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देखो CRPC 435 क्या प्रावधान है इसके तहत? विच मेक्स कंसल्टेशन विथ द सेंटर मैंडेटरी। देखो क्या है कि ये जो CRPC है 435, ये इस बात को जो है मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब है कि भाई ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य है। तो 435 जो CRPC है वो इस बात को कंपलसरी बनाती है कि आप क्या करोगे, विच मेक्स कंसल्टेशन विद द सेंटर मैंडेटरी, कि कोई भी राज्य अगर इस तरह की रिहाई पे विचार करता है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वह केंद्र से इस बारे में कंसल्टेशन करे, परामर्श करे। फर्दर का हम प्रयोग करते हैं और ऐड करते हैं। जब आपने कोई वाक्य बोला, अब आप और कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो फर्दर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 2015 हेल्ड का मतलब है इस बात को कायम करना, इस बात को मेंटेन करना, कि 2015 में एक संवैधानिक पीठ ने, यानी कि 2015 में एक बेंच ने ये फैसला दिया, इस बात को बरकरार रखा, दैट कंसल्टेशन मीन्ट कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब होता है सहमति। इन दिस प्रोविज़न, कि यहाँ पर प्रोविज़न का मतलब है प्रावधान, यानी कि 2015 में एक बेंच के द्वारा ये बात कही गई कि राज्य इस तरह की प्रीमेच्योर रिलीज़ से पहले केंद्र से कंसल्टेशन करेगा। और यहाँ पर कंसल्टेशन का मतलब है
स्वीकृति, मीन्ट का मतलब है मतलब, यहाँ पे कंसल्टेशन का मतलब है केंद्र की स्वीकृति, तभी जाकर प्रीमेच्योर रिलीज किसी की हो सकती है। द रेमिशन ऑल्सो रन्स, यहाँ पे रन का मतलब है जाता है, कि भाई ये बात जो है कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब है अगेंस्ट, खिलाफ। रन्स कॉन्ट्रेरी का मतलब हुआ कि ये जो कैंसिल कर दी गई है सजा है ना, ये जो रेमिशन है, ये जो रिहाई उन्हें दी गई है, रन्स कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब है भावना, ऑफ कंटेम्प्ररी थिंकिंग। कंटेम्प्ररी थिंकिंग का मतलब हुआ कि अगर हम बात करें, अगर वर्तमान में जो समकालीन जो हमारी सोच है, ऑन किसके संबंध में, ऑन ट्रीटिंग क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध किए जाते हैं उनके साथ, उन अपराधियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए, इसके बारे में जो हमारी समकालीन सोच है। और मान लो अपराध इस तरह के हैं, स्पेशली खास करके रेप कंबाइंड विथ मर्डर, मान लो इस तरह के अपराध किए जाते हैं, किस तरह के, कि रेप और रेप के साथ में मर्डर, एज सो हीनियस। तो आज की हमारी जो सोच है, ज़्यादातर जो विचारशील व्यक्ति हैं वे ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर इस तरह के अपराध होते हैं महिलाओं बच्चों के खिलाफ, है ना, रेप के साथ ही मर्डर भी जिनमें शामिल है, तो इस तरह के अपराध जो हैं वो इतने ज़्यादा घृणित हैं दैट द परपेटेटर्स, की जो दोषी हैं, परपेटेटर्स का मतलब होता है दोषी, गुनहगार, शुड नॉट बी कंसिडर्ड, कि जो दोषी हैं उनके ऊपर विचार भी नहीं किया जाना चाहिए फॉर रेमिशन, कि ये जो सज़ा का कैंसिलेशन है इसके लिए विचार भी नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारी समकालीन थिंकिंग इस बात को कहती है। तो ये जो रिहाई हुई है, ये रिहाई हमारी कंटेम्प्ररी थिंकिंग के अगेंस्ट जाती है, हमारी जो कंटेम्प्ररी थिंकिंग है उसकी जो मूल भावना है उसके अगेंस्ट जाती है। और क्या कहती है हमारी कंटेम्प्ररी थिंकिंग, वो ये कहती है कि किसी भी तरह के अपराध अगर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ़ किए जाते हैं, खास करके ऐसे अपराध है ना जिनमें रेप, और रेप में भी गैंग रेप, और उसके साथ ही मर्डर, तो ये जो ऐसे अपराध हैं ये बहुत ही घृणित अपराध में आते हैं, बहुत ही जघन्य अपराध में आते हैं। और इनके जो दोषी हैं, यानी कि इस तरह के अपराध करने वाले जो अपराधी हैं, उनकी रेमिशन के लिए विचार भी नहीं किया जाना चाहिए। इट इज़ नॉट क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही क्या कम बात है क्या कि ये जो गुनहगार थे इनमें से किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं दी गई, वरना होना तो ये चाहिए था ना, अपराध तो इतना जघन्य है इनका कि सभी को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए थी। तो पहले ही इनके ऊपर दया दिखाई गई है काफ़ी ज़्यादा, कि भाई इन्हें सिर्फ क्या किया गया, उम्र कैद दी गई। अब लेकिन ये तो कुछ और ज़्यादा ही हो गया ना, कि उम्र कैद को भी आपने जो है प्रीमेच्योर रिलीज़ करके और सभी को रिहा कर दिया। इट इज़ नॉट क्लियर, यह बात स्पष्ट नहीं है, इफ़ द कमिटी दैट रिकमेंडेड, कि वह कमेटी जिसने सिफारिश की रेमिशन, है ना, कि भाई जिस कमेटी ने इनके रेमिशन की सिफारिश की, हैड कंसिडर्ड, तो क्या उस कमेटी ने इस बात पर विचार किया था, किस बात पे, द डिस्क्वाइटिंग इफेक्ट। देखो डिस्क्वाइटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो बेचैनी पैदा करने वाली है, जो आपको अशांत करने वाली है। इफेक्ट द रिलीज ऑफ दीज प्रिजनर्स माइट हैव, यहाँ माइट हैव का मतलब है कि भाई क्या उस कमेटी ने जिस कमेटी ने इनकी रिहाई की सिफारिश की, क्या उस कमेटी ने इस बात के ऊपर विचार किया था कि इन कैदियों की रिहाई का क्या प्रभाव, मतलब क्या प्रभाव पड़ सकता है, माइट है का मतलब है क्या प्रभाव उनके ऊपर हो सकता है, कितना बेचैनी पैदा करने वाला है ना, कितना अशांत कर सकता है, यानी कि ये जो फैसला है यह उन व्यक्तियों को कितना ज़्यादा अशांत कर सकता है ना, ऑन द सर्वाइवर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी। ऑन द सर्वाइवर्स का मतलब है जो जीवित बचे हुए हैं, जैसे रेप पीड़िता है और जो अन्य सदस्य हैं है ना उससे संबंधित, ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी, कि जो प्रभावित समुदाय है, यानी कि इन दोषियों ने
जिस पर्टिकुलर समुदाय के प्रति ये अपराध किया, जो रेप पीड़िता हैं, उनके ऊपर कितना ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव इस घटना का पड़ सकता है, क्या इस बात को कमेटी ने जो है विचार किया? अ लाइफ सेंटेंस, कि जब भी किसी को, लाइफ सेंटेंस का मतलब है उम्र कैद, कि जब भी अ लाइफ सेंटेंस नॉर्मली मीन्स कि किसी को उम्र कैद अगर सुनाई जाती है तो उसका जनरली मतलब होता है, देखो एक बहुत ही कन्फ्यूज़न है, एक बहुत ही गलत फहमी है। हम क्या, कईयों के मन में ऐसा है, मतलब ये इंटरनेट से कई को ये डाउट है कि भाई ये जो उम्र कैद है ना, इसका मतलब होता है 14 साल की सज़ा या फिर 20 साल की सज़ा। तो ऐसा नहीं है। उम्र कैद का मतलब होता है कि जब तक आपकी प्राकृतिक डेथ नहीं हो जाती तब तक आप जेल में रहोगे। अ लाइफ सेंटेंस नॉर्मली मीन्स, तो उम्र कैद का सामान्यतया मतलब होता है दैट अ कन्विक्ट, कि जो दोषी है, हैज़ टू हम लगाते हैं किसी भी चीज़ के संबंध में ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए कि भाई ऐसा करना ही पड़ेगा। हैज़ टू स्पेंड का मतलब है बिताना, द नेचुरल लाइफ इन प्रिजन। तो आम तौर पर उम्र कैद की सज़ा का मतलब है कि एक दोषी को अपना पूरा जीवन जो है जेल में बिताना होगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। द CRPC डज, देखो इस डज का प्रयोग हम कब करते हैं? इस डज का प्रयोग किया जाता है वाक्य पे जोर डालने के लिए। जैसे आपने कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिखा और उसमें आपने डज का प्रयोग कर दिया, तो इसका मतलब है आप उस बात को जोर देकर कहना चाहते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि डू कम टू माई होम, मैंने आपसे क्या कहा? डू कम टू माई होम, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे घर जरूर आओ। ये डू जो है ना, ये जोर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो द CRP डज परमिट प्री मैच्योर रिलीज, कि हाँ CRPC इस बात को अलाउ करती है कि प्री मैच्योर रिलीज, की समय पूर्व रिहाई दी जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन। देखो कम्यूटेशन का मतलब होता है सज़ा को कम कर देना, कम्यूटेशन का मतलब है सज़ा को कम कर देना, और रेमिशन का मतलब होता है सज़ा को पूरी तरीके से कैंसिल कर देना, सज़ा को पूरी तरह से समाप्त कर देना। तो ये दो तरीके हैं, और CRPC में हाँ इस बात का प्रावधान है CRPC में कि समय पूर्व रिहाई दी जा सकती है, यानी कि सज़ा को समाप्त भी किया जा सकता है और सज़ा को कम भी किया जा सकता है। लेकिन बट इट शुड बी बेस्ड ऑन, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो उसका आधार क्या होना चाहिए? इट शुड बी बेस्ड ऑन अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, कि संवैधानिक तरीके से या पूरी कानूनी प्रक्रिया पे आधारित होना चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति को जो है प्री मैच्योर रिलीज़ दिया जा सकता है, उसकी सज़ा को कम्यूट किया जा सकता है, लेकिन यह संवैधानिक और कानूनी रूप से आधारित होना चाहिए। एंड नॉट ऑन अ रूलर्स विम्सी, रूलर्स का मतलब है यहाँ पे जो सत्ता में है, यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी है ना। एंड नॉट ऑन अ रूलर्स विम्सी, विम्सी का मतलब होता है एक तरीके से सनक, कि जो आपके मन में आया वो आपने काम कर दिया। तो कुल मिला के जो कैदी है उसके प्री मैच्योर रिलीज़ का डिसीजन CRPC के तहत लिया जा सकता है, लेकिन यह जो है अकॉर्डिंग टू कानून होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक प्रावधान है और जो लीगल प्रावधान है उनके आधार पे होना चाहिए, न कि जो रूलर हैं उसकी सनक के आधार पे ये डिसीजन लिया जाना चाहिए। द पावर ऑफ रेमिशन हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन, देखो कन्फर के बाद में ऑन प्रेपोजिशन आता है। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, कि ये जो रेमिशन का पावर है ये किसे दिया गया है? ऑन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, कि किसी की जो सज़ा है उसे कैंसिल करने की पावर जो है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दी गई है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम। द सॉवरन पावर, देखो सॉवरन का मतलब होता है, सॉवरन पावर का मतलब है एक तरीके से सुप्रीम पावर, अल्टीमेट पावर ऑफ क्लेमेंसी, क्लेमेंसी का मतलब है क्षमा याचिका, एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। यहाँ पे देखो एंजॉयड बाय है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षमा याचिका के संबंध में जो अल्टीमेट पावर है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को है, यानी कि अंतिम पावर
राष्ट्रपति या गवर्नर के पास है कि भाई किसी व्यक्ति को सज़ा माफ़ करना। तो इसके अलावा है ना, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा आप कह सकते हो कि ये पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। सो दैट, और ये पावर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्यों दी गई है? सो दैट, ताकि इट कैन बी यूज, ताकि इस पावर का प्रयोग किया जा सके टू टेम्पर। टेम्पर का मतलब है यहाँ पे रिड्यूस करना, कम करना। द लॉस रिगर्स, रिगर्स का मतलब है यहाँ पे सख्ती, कठोरता, कि कानून की जो कठोरताएं हैं उनको रिड्यूस करने के लिए विथ एन एलिमेंट ऑफ ग्रेस, विथ एन एलिमेंट ऑफ ग्रेस। देखो ग्रेस का मतलब है थोड़ी सी दया दिखाना, थोड़ा सा अनुग्रह दिखाना, कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास ये पावर दी गई है ताकि क्या किया जा सके, जो कानून की सख्तियां हैं उन्हें थोड़ा कम किया जा सके और थोड़ी सी दया दिखाई जा सके कुछ केसेस में, है ना। वाइल द बेनिफिट ऑफ रेमिशन, कि जो रेमिशन के जो फायदे हैं, ऑट, देखो ऑट का हम प्रयोग करते हैं नैतिक रूप से कोई बात सही है या गलत है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग ना करके ऑट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपको अपने माँ बाप के पैर छूना चाहिए, तो ये बात नैतिकता से जुड़ी हुई है, तो यहाँ हम जो है शुड की बजाय ऑट का प्रयोग कर सकते हैं। यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना। वाइल, जबकि द बेनिफिट्स ऑफ रेमिशन ऑट नॉट टू बी डिनाइड, डिनाई का मतलब इनकार करना, टू एनी वन विदाउट अ रे ऑफ होप का मतलब होता है उम्मीद की किरण, कि रेमिशन के जो फायदा, रेमिशन का जो लाभ है, ऑट नॉट टू बी डिनाइड, यह इनकार नहीं किया जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए, यानी कि एक उम्मीद की किरण हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए कि दे विल बी फ्री वन डे, कि भाई ठीक है किसी व्यक्ति ने जो है अपराध किया है, वो जेल में है, लेकिन फिर भी ये जो रेमिशन का बेनिफिट है, ये जो उम्मीद की किरण है, वह उसके लिए जो है हर व्यक्ति के लिए खुली होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये उम्मीद की किरण रहे कि भाई वो किसी दिन जो है फ्री हो जाएगा। लेकिन इट इज़ अ पावर, ये जो रेमिशन की पावर है, टू बी एक्सरसाइज, देखो यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब है प्रयोग करना, यानी कि ये जो पावर है इसका प्रयोग किया जाना चाहिए विथ डिस्क्रिशन एंड विजडम। इस पावर का प्रयोग बहुत ही समझदारी, यहाँ पे डिस्क्रिशन का मतलब है आपकी समझदारी, केयरफुल बिहेवियर, और विजडम का मतलब हुआ बुद्धिमानी, विवेक। लेकिन इस पावर का प्रयोग बहुत ही बुद्धिमानी और बहुत ही समझदारी के साथ करना जरूरी है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे बुद्धिमानी और समझदारी से मतलब इतना ही है कि भाई इस बात को ठीक तरह से देखना और समझना जरूरी है कि जो गुनहगार हैं उनका अपराध कितना जघन्य है, जो गुनहगार हैं क्या वास्तव में उनमें जो है सुधार की गुंजाइश नज़र आ रही है, और तीसरी बात कि इनको रिहा करने से जो रेप पीड़िता है या अन्य व्यक्ति हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह की ये जो बातें हैं इनको पूरी तरीके से विचार करके ये डिसीजन लिया जाना चाहिए। फर्दर मैंने बताया आपको, फर्दर का हम प्रयोग करते हैं, कोई बात आपने कही उसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हो ना। एनी डिसीजन ऑन रेमिशन, कि रेमिशन के संबंध में किसी भी तरह का जो डिसीजन लिया जाता है, शुड बी लिंक्ड, उस डिसीजन को जोड़ा जाना चाहिए किस बात से, टू द कन्विक्ट्स एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है खेद प्रकट करना, यानी कि रेमिशन से संबंधित कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसको जो है कनेक्ट किया जाना चाहिए किस बात से, कि जो दोषी है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, अभिव्यक्ति ऑफ रिग्रेट, ये देखा जाना चाहिए कि क्या जो दोषी है वह खेद प्रकट करता है, कि भाई उसको लगता है कि क्या वो वास्तव में जो है पश्चाताप अनुभव करता है ना। यहाँ पे रिग्रेट का मतलब है पश्चाताप अनुभव करना, खेद प्रकट करना। तो इस बात को भी देखा जाना चाहिए कि क्या जो दोषी हैं वह अपने दोष के लिए पश्चाताप करता है, खेद प्रकट करता है, एंड सम प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म, और क्या दोषी जो है सुधार के संबंध में जो है कुछ प्रॉमिस देता है ना, कुछ ऐसा नज़र आता है क्या, इन चीज़ों को भी देखा जाना जरूरी है कि दोषी जो है सुधार का कोई वादा देता है, क्या दोषी बहुत ही गहरे रूप से खेद प्रकट करता है। इट वुड बी अनजस्टिफाइड, इट वुड बी, देखो इस वुड का प्रयोग आपने कई बार देखा होगा कि हम
जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में कई बार क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। तो ये वुड का प्रयोग किया जाता है ओपिनियन देने के लिए। आप किसी संबंध में अपना विचार देना चाहते हो, अपना ओपिनियन देना चाहते हो ना, तो वुड का प्रयोग करते हो। तो इट वुड बी अनजस्टिफाइड, तो यह उचित नहीं होगा इफ़ गिवन फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब विचार करना, कि किसी व्यक्ति को रेमिशन जो है वह राजनीतिक बातों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, तो ये उचित नहीं होगा। मेयरली का मतलब है ओनली, ओनली बिकॉज ऑफ एलैप्स। देखो एलैप्स का मतलब है गुजर जाना, जैसे मान लो समय गुजर जाए, है ना, पास हो जाना, कुछ सालों का पास हो जाना। एलैप्स ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स दे हैव टू सर्व। देखो क्या है कि मान लो किसी अपराध में आपको सज़ा हुई है और उस अपराध में आपको मिनिमम इतने साल तो जो है सज़ा काटनी ही होगी, और उतने साल आपने सज़ा काट ली है, और इसके बाद में राजनीतिक कारणों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है रिहा कर दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट वुड बी अनजस्टिफाइड, कि अगर ये अनुचित होगा कि यदि केवल सिर्फ राजनीतिक कारणों से जो न्यूनतम सज़ा की अवधि है वो अगर ख़त्म हो गई है और इसके बाद में आप जो है उनको रिहा कर देते हो। जैसे कोई भी सज़ा, किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाती है, तो कई बार क्या होता है कि सज़ा में ये कहा जाता है कि भाई न्यूनतम इतनी सज़ा तो आपको काटनी ही होगी, उससे पहले किसी तरह की रेमिशन पे भी विचार नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, आपने वो न्यूनतम सज़ा काट ली, और उसके बाद में सिर्फ राजनीतिक कारणों को ध्यान में रखते हुए आपकी सज़ा को जो है कम कर दिया जाता है, तो ये भी जो है ठीक नहीं होगा, ये भी अनुचित होगा। विथ एन असेंबली इलेक्शन ड्यू इन गुजरात एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो इसका राजनीतिक कनेक्शन, कि ये जो पूरा की पूरा फैसला आया है इसका राजनीतिक कनेक्शन को समझने की कोशिश करें। कि विथ एन असेंबली इलेक्शन ड्यू का मतलब है होने हैं, बकाया हैं, ड्यू इन गुजरात एट द एंड ऑफ द ईयर, कि इस साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू रीड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इनटू दिस डिसीजन, कि ये जो डिसीजन राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है, इस डिसीजन में किसी तरह का राजनीतिक महत्व नहीं है, है ना। इस और बिना राजनीतिक महत्व के इस डिसीजन को पढ़ना मुश्किल है। यानी कि ये जो डिसीजन है ना कहीं से जो है राजनीति से प्रेरित नज़र आता है, ये मतलब हुआ इसका। इट इज़ डिफ़िकल्ट, कि भाई ये बहुत मुश्किल है कि इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं, और अभी हाल ही में इस डिसीजन को लिया गया है, तो ये बहुत मुश्किल है कि ये डिसीजन जो है बिना राजनीति से प्रेरित है ना, बिना राजनीतिक महत्व के है। अब देखो ये अंतिम लाइन को और समझते हैं ध्यान से। द साइट का मतलब होता है दृश्य या फिर नज़ारा ऑफ द रिलीज कन्विक्ट्स का मतलब है जो रिहा किए गए दोषी हैं। बीइंग ग्रीटेड, तो इसका मतलब देखो बीइंग का प्रयोग आप कब करते हो, पैसिव स्ट्रक्चर में, है ना, कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग ग्रीटेड एंड फेटेड, और इस फेटेड का मतलब क्या होता है, फेटेड का मतलब होता है पब्लिकली किसी का स्वागत करना, पब्लिकली किसी की प्रशंसा करना। तो ये नज़ारा, कैसा नज़ारा, कि जो दोषी हैं उनका अभिवादन किया जा रहा है, सार्वजनिक रूप से उनकी जो है प्रशंसा की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है ऑन देयर रिलीज़, कि दोषियों की रिहाई पर सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है। तो ये जो दृश्य है, ये जो नज़ारा है, विल, यहाँ पे विल आया है इस साइट के लिए, तो ये जो दृश्य है विल नॉट सिट ईजी। देखो नॉट सिट ईजी इसका मतलब होता है कि ये जो है कंफर्टेबल नहीं है ऑन द कंट्रीज कॉन्शियंस। इसका मतलब है देश का जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण के लिए ये नज़ारा जो है कंफर्टेबल नहीं है। यानी कि ये बात देश के अंतःकरण पे बिल्कुल ठीक तरह से नहीं बैठ पाएगी, यानी कि ये बात जो है बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है देश की अंतरात्मा के लिए। ये नज़ारा
देश की अंतरात्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। कौन सा नज़ारा? यही नज़ारा कि जो गुनहगार हैं, जो दोषी हैं और इतने जघन्य अपराध के दोषी हैं, उनका अभिवादन किया जा रहा है ना, उनका सम्मान किया जा रहा है पब्लिकली। तो ये पूरा की पूरा एडिटोरियल था और बहुत ही दुखद घटना थी।